हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 15 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेके आए हैं। अपन इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो चैप्टर 15 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी अपन शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपके सपने ऐसे होने चाहिए जो आपकी नींद उड़ा दे, यानी खुली आंखों से आप सपने देखो तो आपके सपने पूरे होंगे। अगर आप रात को सो के सपने देखते हो तो कभी सपने पूरे नहीं होते हैं। आपको एक ही चीज है, आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं। ये आपका सपना है। सपना वो होता है जो आपकी नींद को उड़ा देता है। आपको सोना नहीं है, आपको रात दिन एक कर देना है, पढ़ाई करनी है और फुल मार्क्स लाने हैं। इस बार आपका एक ही टारगेट है कि अपनी नींद उड़ जाए। अपनी नींद उड़ेगी तभी अपन रिजल्ट प्राप्त करेंगे। थैंक यू बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 15 है उसका सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं। तो अपने क्या है, चैप्टर नंबर 15 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद अपन क्या है कि एक वीडियो बनाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट डायग्राम पे होगा। तो आपको क्या करना है, रोज वीडियो देखना है, रोज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अपन क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अपन ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखे, खाली स्थान। प्राणियों में सर्वाधिक जैव विविधता किस समूह में पाई जाती है, यानी ऐसा कौन सा समूह होता है प्राणियों के अंदर। आपको सबसे पहले लाइन पढ़नी है, प्राणियों में सर्वाधिक, प्राणी वर्ड लेना है, सर्वाधिक जैव विविधता कीटों में होती है। प्राणियों में आप देखोगे आपको तरह तरह के कीट दिखाई देंगे। तो प्राणियों में सर्वाधिक जैव विविधता होती है कीटों में। क्या होते हैं, तरह तरह के कीट देखे होंगे आपने अपने आसपास। विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या 34 होती है। मेरे हिसाब से ये कोई बच्चा गलत नहीं करेगा कि विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या 34। भारत में कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। रेसरपीन किससे प्राप्त होता है, तो रेसरपीन राउवोल्फिया से प्राप्त होता है। ठीक है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया से प्राप्त होता है। ये आपको नाम याद रखना है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया है उससे प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद अगला सवाल है जैव विविधता की अवधारणा। ये किताब में जो चैप्टर 15 स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले इसी वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, एडवर्ड विल्सन ने। जो एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक ने जैव विविधता अवधारणा दी थी। ये अपने ध्यान रखना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। संकटबंध जातियों में सर्वाधिक संख्या, यानी कौन सी ऐसी जीव है जिनकी सबसे ज्यादा संकटबंध जातियां हैं, तो उभयचर जो जल और थल में रहते हैं, मेंढक वगैरह होते हैं, उनकी जातियां हैं वो सबसे ज्यादा संकटबंध है। 32% संकटबंध जातियों में उभयचर आते हैं। सबसे ज्यादा जो विलुप्ति पर कगार पर है वो है उभयचर। फिर उसके बाद जातीय क्षेत्रीय संबंध की अवधारणा किसने दी थी। ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है अलेक्जेंडर वॉन हेम्ब्लॉट। ये नाम थोड़ा बड़ा है, अलेक्जेंडर, क्या है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्ब्लॉट। ये आपको नाम याद रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, जातीय विलुप्तता की दर मानव हस्तक्षेप के कारण कितने गुना बढ़ गई है, 100 से 1000 गुना बढ़ गई है। यानी मानव जातीय विलुप्तता को बहुत अधिक बढ़ा रहा है। क्या हो रहा है, बहुत अधिक बढ़ा रहा है। अगला सवाल है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता। ये भूमध्य रेखा से अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता घटती है। क्या होता है, घटती है बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रदेश है, ये भूमध्य रेखा वाला प्रदेश है, इससे अपन ध्रुवों की तरफ गमन करेंगे तो जातीय विविधता बढ़ेगी या घटेगी। तो अपन जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे जातीय विविधता क्या होगी, घटेगी। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। इसके लगभग अपन 70-80 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं जातीय क्षेत्र संबंध का आलेख। जो आप जातीय क्षेत्र संबंध का आलेख देखते हो वो किस तरह का होता है, यानी जातीय क्षेत्र संबंध का आलेख बनाओ वो किस प्रकार का होता है। तो आपको बताना है ये आयताकार अति परवलय, ये नाम याद रखना बच्चों, आयताकार अति परवलय। ठीक है, जब अपन जातीय क्षेत्र संबंध का ये इधर जाति लेते हैं और इधर क्या करते हैं क्षेत्र लेते हैं, यानी इधर अपन जातीय समृद्धि ले लेते हैं और इस तरफ अपन क्या करते हैं क्षेत्र लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में अपन क्या करते हैं, ये क्षेत्र मतलब हो गया ए और जातीय समृद्धि मतलब हो गया एस। इसके बीच में जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो अति परवलय प्रकार का बनता है। ठीक है, इसको लॉग लेग ग्राफ में बनाएंगे तो सीधी प्रकार का बनेगा। लेकिन अपने को ध्यान रखना है जातीय क्षेत्र संबंध का आलेख किस प्रकार का होता है, आयताकार अति परवलय प्रकार का होता है। परीक्षा में सवाल आने लायक है। ऐसी जातियां जिनका वितरण सीमित क्षेत्र में होता है, कोई भी जाति है जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं स्थानिक जातियां। क्या कहते हैं स्थानिक जातियां का मतलब एंडीज में जो स्पीशीज होती है जो लोकल एरिया के अंदर पाई जाती है, ऐसी जातियां जिनका वितरण क्षेत्र सीमित क्षेत्र में होता है उसको क्या कहते हैं स्थानिक जातियां कहते हैं। विदेशी आक्रामक पादप जातियों के उदाहरण लिखो। ये अपन ने क्वेश्चन लिखा है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है विदेशी आक्रामक पादप जातियों उदाहरण लिखो। पार्थेनियम है, लेंटेना है और आइकोनिया, ये आपको नाम याद रखने हैं। पार्थेनियम है, लेंटेना है और आइकोनिया, ये तीनों ही विदेशी आने वाली जातियां हैं। वो क्या है, वो क्या करती हैं देशी जातियों पर आक्रमण करती हैं और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करके उनको नष्ट कर देती हैं। अब विदेशी जंतु जातियां हैं उनके नाम लिखो, जैसे नील पर्च है, कैलियस गैरीपाइलस है। ये विदेशी जातियां जो आकर यहाँ पर क्या कर रही हैं नष्ट कर रही हैं सामान्य जातियों को। भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट इस सवाल है कि भारत में कौन कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सबसे पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय और तीसरा इंडो बर्मा। ये 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट है बच्चों, इनके नाम आपको रट डालने हैं, अच्छी तरह याद कर लेने। कई बार सवाल रिपीट हो चुका है कि भारत में कौन कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा। टीचर उठा के पूछ देता बेटा भारत में कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो आपको बताना भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा। एक जाति के साथ दूसरी जाति विलुप्त होती है। जैसे आपने देखा कि मान लो कोई जंतु, उसके ऊपर कोई परजीवी जंतु है, जंतु जैसे ही मरेगा तो उसको ऊपर रहने वाला परजीवी जंतु ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो इसको कहते हैं सहविलुप्तता। क्या कहते हैं सहविलुप्तता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सहविलुप्तता का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर रहने वाला जीव ऑटोमेटिक भोजन नहीं मिलेगा। जैसे चूहे के ऊपर मान लो जुए हैं, चूहे को जुए खा रही है, जैसे चूहा मरा तो उसके ऊपर जो जुए होती है जिनोप्सिला वो मर जाती हैं और वो क्या करती हैं कि वो मरती नहीं है तो अपने आसपास में कोई व्यक्ति उसको काटती है तो उससे प्लेग भी हो सकता है। तो एक जाति के साथ दूसरी जाति का विलुप्त होना क्या कहलाता है सहविलुप्तता कहलाता है। अगला सवाल है प्रजातियों के विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रजाति के विलुप्त होने के कई कारण होते हैं, जैसे मानवीय क्रियाकलाप है, प्रदूषण है, लेकिन सबसे मेन जो कारण है वन विनाश। अगर वन विनाश होगा तो प्रजातियों की विलुप्ति सबसे अधिक होगी। ये सबसे मेन रीजन माना जाता है कि वनों के काटने के कारण जितने मनुष्य क्या कर रहा है अपना आवास स्थापित कर रहा है और धनाधन जंगल काट रहा है। जंगल काट रहा तो अपने को पता ही है कि जंगल में रहने वाले जीव होते हैं वो कहां जाएंगे बेचारे। तो इस प्रकार पहले आप देखोगे आप भी जहां रहते थे वहां जंगल रहा, लेकिन अब वहां पर आपने मकान बना लिया। पहले वहां 20 तरह के सांप, बिच्छू, ये दूसरे जंतु रहते थे, आज वो सब विलुप्त हो गए हैं। तो वनों के विनाश के कारण क्या हो रहा है, जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं जातीय क्षेत्र संबंध का समय श्रेणी रिग्रेशन ढलान की समीकरण लिखो। ये एक सवाल है कि जातीय क्षेत्र संबंध होता है, उसके बारे में आपको पता ही है कि वॉन हेमलॉट नामक वैज्ञानिक था, अलेक्जेंडर वॉन हेमलॉट,
उस वैज्ञानिक ने जातीय क्षेत्र संबंध बताया था, उसने कहा था जितना ज्यादा क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा जातीय समृद्धि होगी। उसके लिए उसने एक समीकरण बनाई थी, उस समीकरण का नाम पूछा है बच्चों, समीकरण के बारे में पूछा है। तो समीकरण आपको याद रखनी है, S बराबर CA के ऊपर Z, यानी CA की घात Z, A की घात Z। इसको लॉग रूप में लिखेंगे तो आपको पता है लॉग रूप में लिखना है इसको, इन सब के आगे लॉग लग जाएगा और ये जो घात है वो आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि आपसे पूछा तो आप बताओगे S समानुपाती क्या होता है, A क्या होता है, S समानुपाती A, यानी कि जो एरिया है वो किसके समानुपाती होता है, जातीय समृद्धि के समानुपाती होता है। ये जातीय समृद्धि है और ये A यानी क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जब समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो आपको पता ही है गुणांक आता है, विशेष प्रकार का अपन क्या करते हैं, गुणांक लेते हैं। S बराबर C आ जाएगा, क्या आ जाएगा, S बराबर आ जाएगा अपने CA। फिर उसके बाद अपन कहेंगे कि इसको लॉगरिथम के रूप में लिखेंगे तो log S बराबर log C प्लस Z log A। ये आपको समीकरण याद कर लेनी है बच्चों, छोटी सी समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे S क्या है, जातीय समृद्धि है, A क्या है, क्षेत्र है, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। आप जानते ही हो कि क्षेत्र बड़ा होगा तो जातीय समृद्धि ज्यादा होगी, ठीक है। अगला सवाल है सर्वाधिक जातीय विविधता किससे संबंधित है, यानी सर्वाधिक जातीय विविधता कहाँ पाई जाती है। आपसे पूछा सर्वाधिक जातीय विविधता यानी प्रजाति विविधता किस में पाई जाती है। प्रजातियों में सबसे ज्यादा विविधता होती है कवक में, किसमें होती है, कवक में सबसे ज्यादा प्रजाति विविधता पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल है स्थान पर मौसमी परिवर्तन निम्नतम होते हैं, कौन से स्थान पर मौसमी परिवर्तन निम्नतम होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय परिक्षेत्र होते हैं उनके अंदर मौसमी परिवर्तन कम होते हैं और शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहां मौसमी परिवर्तन ज्यादा होते हैं, वहां बर्फ गिरती रहती है, भूस्खलन होता रहता है, हिमनदन होता रहता है, जिसके कारण जंतु मरते रहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जहां पे मौसमी परिवर्तन ज्यादा होता है। अगला सवाल है रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्व नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये अपने याद रखना है। विश्व की संकटग्रस्त जातियों का विवरण किसमें होता है, रेड डाटा पुस्तक के अंदर होता है। किसमें होता है, रेड डाटा पुस्तक के अंदर क्या होता है, संकटग्रस्त जातियों को प्रकाशित किया जाता है। अगला सवाल है भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितने परसेंट होती है, 8.1% भारत की क्या है, वैश्विक जातीय विविधता है। यह आपको आंकड़ा याद रखना है। भारत के पास क्षेत्रफल तो 2.4% ही है, लेकिन यहाँ पर वैश्विक जातीय विविधता कितने परसेंट रहती है, 8.1% यहाँ पर वैश्विक जातीय विविधता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिखे हैं भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का कितने प्रतिशत है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था बच्चों, क्या है कि अपने को क्वेश्चन अंदर से पकड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन मिलेगा इन्हीं में से, लेकिन आपको क्या है वहां बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से उत्तर को ढूंढना है, आपको उत्तर याद आ जाएगा, ठीक है। सवाल घुमा घुमा के आते हैं। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का 2.4% होता है। रॉबर्ट मे के अनुसार अभी तक कुल कितने प्रतिशत जातियां खोजी जा चुकी हैं, सिर्फ 22% जातियां खोजी जा चुकी। इसका मतलब बहुत अधिक जातियां हैं जिनकी खोज होनी अभी बाकी है। यानी कि आपसे पूछा कि कितने प्रतिशत जातियां उनकी खोज हो चुकी हैं, तो बहुत ही कम 22% जातियां ही अभी तक खोजी गई है। इसका मतलब कितनी जातियां हैं जो खोजी जा चुकी। बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम भी कोई जाति खोजेंगे, नया जीव खोजेंगे जो इस दुनिया में आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं खोजा है, शायद मरुस्थल में कोई मिल जाए या कहीं आप खोजो वैज्ञानिक बनो तो आपके सामने ऐसा जीव आ भी जाए। इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 जंतु कौन है, कीट है। कौन है, कीट है। यानी इस ग्रह में 10 जंतुओं में से 7 जंतु कीट है। आप आसपास आज ये पुस्तक लेके बैठना और आप आसपास में जंतुओं को देखना, तो आपको 10 जंतु देखोगे उसमें 7 तरह तरह के आपको क्या दिखाई देंगे, कीट दिखाई देंगे। संसार में मछलियां, उभयचर, सरीसर, स्तनधारियों की कुल संख्या से किसकी संख्या अधिक है, कवक की। किसकी अधिक है,
कवक बहुत अधिक संख्या में होते हैं। अगला सवाल है, वर्गीय समूह की जातियों की खोज शीतोष्ण देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों में अधिक पूर्ण हो चुकी है। यानी आपको बताना है उष्ण कटिबंधीय देश है, जो उष्ण कटिबंधीय देश है, उष्ण कटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों में अधिक पूर्ण है। यानी जातीय विविधता, जो वर्गीय जातीय विविधता है, ज्यादा कहां हो चुकी है, शीतोष्ण देशों में कम जातीय विविधता है तो वह ज्यादा प्रतिशत मात्रा में खोज हो चुकी है, जबकि उष्ण कटिबंधीय देशों में कम हो चुकी है। ये ध्यान रखना है। राउल्फिया वॉमिटोरिया में रेसरपीन की क्षमता और सांद्रता भिन्न भिन्न है। ये कौन सी जैव विविधता दर्शाती है? ये अनुवांशिक विविधता दर्शाती है, अनुवांशिक जैव विविधता को दर्शाती है। यह आपके बुक के शुरू में ही क्वेश्चन है, शुरू में आप लाइन पढ़ोगे, जातीय विविधता, पारिस्थितिक विविधता और अनुवांशिक विविधता, 3 प्रकार की जैव विविधता होती है। जैव विविधता प्रकार दे रखे हैं, उस अनुवांशिक विविधता में एक वर्ड दिया हुआ है कि राउल्फिया वॉमिटोरिया से एक एल्कलॉइड निकलता है रेसरपीन। ये रेसरपीन अलग अलग सांद्रता का होता है, अलग अलग क्षमता का होता है। ये क्या है? ये आपको बताना अनुवांशिक विविधता है। क्या है? अनुवांशिक विविधता है। बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, भारत कौन से कटिबंध में स्थित है? तो भारत उष्ण कटिबंध के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत शीतोष्ण कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में है, तो भारत कौन से कटिबंध में स्थित है? तो उष्ण कटिबंध। आपको याद रखना, यहाँ गर्मी पूरे साल भर पड़ती रहती है, इसलिए। अब अगला सवाल है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता शीतोष्ण कटिबंध से अधिक है, क्यों? ये डेड मास का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। 1/, ये जो अपन कह सकते हैं डेड नंबर का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसमें 3 कारण बनते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता शीतोष्ण कटिबंध से अधिक क्यों है? क्योंकि वहां पूरे साल भर सौर ऊर्जा अधिक उपलब्ध है, तो उत्पादन अधिक होता है, कम मौसमी परिवर्तन होते हैं, इसके अलावा बार बार हिमनदन भी नहीं होता है। इस कारण वहां पे क्या है? ज्यादा जैव विविधता है। ठीक है, यानी जंतु होते हैं वो ज्यादा सक्रिय रहते हैं इस क्षेत्र के अंदर, पूरे साल भर पादप उत्पादन करते रहते हैं। अब अगला सवाल है, आकशरू की मतलब रीढ़ की हड्डी जिसमें नहीं होती है, आकशरू की जातियों में सर्वाधिक कौन सा वर्ग है? कीट वर्ग की जातियां सबसे अधिक होती हैं, और कशरू की जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कौन सी जातियां सबसे अधिक होती है? मत्स्य। कौन सी होती है? मत्स्य जातियां सबसे अधिक होती है। आपको याद रखना है। आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है इस तरह से, एक तरफ मछलियां हैं और बाकी ये सब वर्ग बने हुए हैं। तो मछलियां क्या होती है? जो मत्स्य वर्ग है उसकी जातियां अधिक होती है। याद रखना बच्चों, कशेरुकी जंतु में सबसे अधिक कौन होता है? मत्स्य। और आकशेरुकी जंतुओं में सबसे अधिक कौन होता है? कीट। अगला सवाल है, निम्न में से सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस में पाई जाती है? निम्न में से सर्वाधिक प्रजाति विविधता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आवलपीजी, दूसरा शैवाल, तीसरा ब्रायोफाइटा और चौथा कवक। कवक में सबसे ज्यादा क्या होती है? आपको बताना है प्रजाति विविधता पाई जाती है। अगला सवाल, यदि पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले मेंढक जाति है वो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए, तो मेंढक जाति विलुप्त होते ही आपको पता है पारितंत्र की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। यानी पारितंत्र में कोई जंतु अगर विलुप्त होता है, कोई भी जाति विलुप्त होती है, तो पारितंत्र की क्रियाशीलता कम होती है, और अगर जंतुओं की संख्या बढ़ती है तो पारितंत्र की क्रियाशीलता बढ़ती है। ये समानुपाती होता है, ये ध्यान रखना। तो इसने पूछा है पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पारितंत्र की क्रियाशीलता कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ये आपके पूरा एक लाइन में लिखा हुआ प्रश्न है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिख दिए हैं। अगले, किस वैज्ञानिक ने बताया कि किसी क्षेत्र की जातीय विविधता अधिक होने पर उत्पादकता बढ़ती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई किसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। मैंने ये बुक के अंदर से आप लोगों के लिए बनाया है। एक टिलमैन नामक वैज्ञानिक की अवधारणा थी कि जिस क्षेत्र में जातीय विविधता अधिक होगी वहां उत्पादन अधिक होगा। टिलमैन का नाम है आपकी बुक के अंदर। उसने लिखा था कि किसी भी क्षेत्र की जातीय विविधता अधिक होती है तो वह उत्पादकता बढ़ती है। अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय जैव विविधता हानि होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपके 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जैव विविधता हानि होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? पादप उत्पादकता घट जाती है,
बिल्कुल सही है। जातीय विविधता घटेगी तो पादप उत्पादकता बढ़ेगी, पर्यावरणीय समस्याएं ज्यादा होगी, उनके प्रति जो अपन कह रहे हैं प्रतिरोध है वो कम होगा। इसके अलावा कुछ पारितंत्र की प्रक्रियाएं भी घटेगी, जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों में परिवर्तनशीलता होगी, वो आपके क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, यानी रोग चक्रों में परिवर्तनशीलता घट जाएगी। ये सब आपको 3 पॉइंट्स याद रखने बच्चों, लिख लिख कर। सबसे अधिक कौन सा वर्ग विलुप्त हो चुका है, ये मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है। मैंने 2-3 बार पहले बता दिया है कि सबसे अधिक कौन सा वर्ग विलुप्त हुआ, उभयचर, कीट, स्तनधारी या पक्षी। ये 32% सबसे अधिक विलुप्त हो चुका है। ध्यान रखना आप लोग कौन सा होगा। निम्न में से कौन सी जातीय विलुप्ति कगार पर है, कौन सी जातीय विलुप्ति कगार पर है। मॉरिशस, नाम ये भी याद रखना, मॉरिशस की डोडो, और अफ्रीका की क्वेगा, और रूस की स्टेलर समुद्री गाय। ये भी क्वेश्चन आता है, डोडो कहां है, मॉरिशस में। क्वेगो कहां से संबंधित है, अफ्रीका की, और स्टेलर समुद्री गाय कहां की है, रूस की। तो आपको बताना है कौन सी जातीय विलुप्ति के कगार पर है, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल है कि भाई पृथ्वी पर जातियों की व्यापक विलोपन हो चुका है 5 बार। कितनी बार हो चुका है, 5 बार क्या हो चुका है, पृथ्वी पर जातियों का व्यापक विलोपन हो चुका है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई थी, 3 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने करोड़ वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष पूर्व, या 3 बिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बुक के अंदर लाइन दे रखी है आपके, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3 करोड़ वर्ष यानी 3 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अपन ने, आवासीय क्षति का मुख्य कारण क्या है। यानी जो अपन कह रहे हैं कहीं पर आवास नष्ट हो रहा है, जैव विविधता नष्ट हो रही है, वहां पे रहने वाले जीव जंतुओं का आवास नष्ट हो रहा है, उसके मुख्य कारण क्या है। तो सोयाबीन की खेती है, उसके कारण आवास नष्ट हो रहे हैं। जानवरों के लिए चारागाह विकसित किए जा रहे हैं, उसके लिए आवास नष्ट हो रहे हैं। और मेन कारण अपन जानते ही है, प्रदूषण और मानवीय क्रियाकलाप। यानी ये 3 कारण है जिसके कारण अमेजन वर्षावन है वो नष्ट हो रहा है। अमेजन वर्षावन का मेन नष्ट होने का कारण तो वही है, सोयाबीन की खेती के लिए वहां पर क्या किया जा रहा है, वहां पर उसको नष्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े जंगलों को नष्ट करके खेती की जा रही है। इसके अलावा जानवरों के लिए चारागाह के लिए और प्रदूषण और मानवीय क्रियाकलाप के लिए ये सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। जैव विविधता क्षति के कारण क्या है, ये सवाल कई बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ चुका है कि भाई जैव विविधता क्षति के 4 कारण लिखो। पहला है आवासीय क्षति और विखंडन, दूसरा है अतिदोहन, तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण, और चौथा है विलुप्तता। आवासीय क्षति का मतलब विशेष प्रकार के अपन ने कोई क्षेत्र है, उसके अंदर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, या अमेजन वर्षावन है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, लोग निवास कर रहे हैं, उसके कारण वो क्षेत्र नष्ट हो रहा है। अतिदोहन का मतलब आपको पता है, किसी चीज का अगर अपन लालच करेंगे, किसी चीज से मुर्गी एक अंडा देती है, अपन क्या करते हैं कि अंडे के लालच में एक साथ ही सारे अंडे प्राप्त करेंगे, उसका पेट चीर देंगे, तो अतिदोहन होगा। वैसे कुछ जातियां होती हैं, उनका ज्यादा शोषण किया गया तो वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। जैसे समुद्री आप जानते स्टीलर काऊ है, जैसे ये पैसेंजर कबूतर है, वो सब। विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण क्या होती है, वहां रहने वाली जो लोकल जातियां वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। सह विलुप्तता के कारण भी क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर निर्भर दूसरी जाति खत्म हो जाती हैं। अब अगला सवाल है, निम्न में से अतिदोहन के कारण कौन सी जाति विलुप्त हो गई है। अतिदोहन के कारण जाति विलुप्त हो गई है स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर। ये दोनों जातियां ऐसी हैं जो अतिदोहन के कारण विलुप्त हो चुकी हैं। अगला सवाल है, मत्स्य पालन के उद्देश्य से। पैसेंजर कबूतर, आपने गाना सुना था, कबूतर जा जा जा, वो पैसेंजर मतलब चिट्ठी ले जाने के लिए जो कबूतर काम आते थे, वो पैसेंजर कबूतर कहलाते थे बच्चों। ठीक है, मत्स्य पालन के उद्देश्य से कौन सी विदेशी मछली को लाने पर हमारी नदियों में रहने वाली असल्क मीन यानी कैटफिश है, उसके लिए खतरा पैदा कर रही है। यानी विदेश से अपन क्या है, असल्क मीन लेके आगे, दक्षिण अफ्रीका से जो कैटफिश लेके आए थे, वो हमारे लिए खतरा कौन सी खतरा पैदा कर रही है, तो आपको बताना अफ्रीकन कैटफिश। ये अफ्रीकन कैटफिश लेके आए थे, जिसको कहते हैं कैलरियस गैरीपाइडस।
ये देशी जाति है उसको नष्ट कर रही है। यानी इसकी विशेषता ये है कि ये क्या कर रही है, ये जितना भी भोजन है उसके लिए संघर्ष कर रही है और इसको प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका आवास छीन रही है। धीरे धीरे ये मछली धीरे धीरे इस मछली का विलुप्ति के कगार पर लेके चली जाएगी। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन प्रदान करता है? यानी ज्यादा जो पृथ्वी के फेफड़े हैं उनको कहते हैं अमेजन वर्षावन। ये जो अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं इसको पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं कि जितनी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है? अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन। मेघालय की बहुत सी दुर्लभ और संकटपन जातियों की अंतिम शरण स्थली है। मेघालय में एक पवित्र उपवन नाम की जगह है। मेघालय में पवित्र उपवन नाम की जगह है, वहां बहुत सी दुर्लभ और संकटपन जातियां हैं, वो पादपों की अंतिम शरण स्थली है। ठीक है, जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया तो कौन सी मछलियां विलुप्त हो गई? तो ये सिचलिड मछलियां हैं, वो विलुप्त हो गई। ये नाम याद रखना है, सिचलिड मछलियां। क्या याद रखोगे? सिचलिड मछलियां हैं। ये नाइल पर्च जो कि नील नदी की है उसको पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया तो वहां रहने वाली सिचलिड मछलियां विलुप्त हो गई। ठीक है, अगला सवाल है, पवित्र उपवन कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान, भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है 14। भारत में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 14। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आ सकता है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 90 और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? 448। और भारत में कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? 14। कितने हैं? 14 है। बच्चों अपन ये 89 सवाल तक पहुंच जाएंगे, फिर इसके बाद में अपना क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ भी मैं इसकी अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग पीडीएफ देखकर आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए कि आप कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है, जैव विविधता के सारे हॉटस्पॉट मिलकर संसार का कितने प्रतिशत से कम है? यानी संसार का कितने प्रतिशत से कम है? तो आपको याद रखना है 2% से कम है। सारे अगर हॉटस्पॉट को मिला दें, 34 हॉटस्पॉट है, सबको मिला दें तो वो संसार की कितने प्रतिशत से कम है? वो 2% से कम है। किसी जैव विविधता क्षेत्र की विशेषता, यानी आपको कहीं जैव विविधता मिलेगा, कोई क्षेत्र होगा, उसको आप कैसे पहचानोगे? सबसे पहले जातीय समृद्धि बहुत अधिक होगी। यानी किसी भी क्षेत्र की अगर जातीय समृद्धि बहुत अधिक है तो जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की संख्या उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। त्वरित आवासीय क्षति, यानी उसके अंदर बहुत तेजी से आवास नष्ट होता है, उसके अंदर उच्च स्थानिकता होती है, यानी वहां पर रहने वाले जंतु और कहीं पर नहीं मिलेंगे आपको। स्वस्थानीय संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है ये जैव विविधता क्षेत्र। ठीक है, तो जैव विविधता क्षेत्र की विशेषताएं बताइए, 4 विशेषताएं याद करनी है। उच्च जातीय समृद्धि, त्वरित आवासीय क्षति, उच्च स्थानिकता और स्वस्थानीय संरक्षण। संकटपन जाति को उसके प्राकृतिक आवास, कोई भी संकटपन जाति है उसको प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर देखभाल की जाती है, इसे कहते हैं, इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण के नाम से जानते हैं। अगर उसी स्थान पर संरक्षण करते हैं तो उसको स्वस्थानीय संरक्षण, और उस स्थान से निकाल कर उसको कहीं दूसरी जगह संरक्षित करते हैं तो उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे आपसे पूछा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो आप कहोगे राष्ट्रीय उद्यान के अंदर उसी स्थान पर संरक्षण किया जाता है तो वो स्वस्थानीय संरक्षण है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ये जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हो गए, ये जैसे अपन हॉटस्पॉट कह रहे हैं, ये सब स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। लेकिन जैसे जंतु उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, कोई सफारी पार्क है, तो वो किसके उदाहरण है? वो बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। ठीक है, निम्न ताप पर परिरक्षण, निम्न ताप पर परिरक्षण को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक। क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक का मतलब? कोई भी संकटग्रस्त जाति है उसके युग्मक या बीज, कोई भी संकटग्रस्त जाति है उसके युग्मक या उसकी कोशिका है, उसको लेकर अपन क्या करते हैं, उसको जीवित बनाए रखने की एक व्यवस्था होती है। अपने पास एक बैंक होता है जिसका नाम होता है बीज बैंक या जीनोम बैंक या जीन बैंक, उसके अंदर अपन उसकी कोशिका या युग्मक को ले लेते हैं
और उसको जीवित और जननक्षम बनाए रखने की व्यवस्था है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। अब इसमें क्या होता है, प्रभेद के बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है और निम्न ताप होता है या -196 तरल नाइट्रोजन, जिसके कारण वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये सवाल अपन ने कर लिया इंपॉर्टेंट बच्चों। अब इसमें मैंने लगभग 89 के आसपास आपको क्वेश्चन कराए इस चैप्टर के अंदर। आप बार बार प्रैक्टिस करें, आपको इसमें 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। आप लिख के याद करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।